सुरजीत धर FTI के ग्रेजुएट थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, और उनको डायरेक्ट करने के लिए एक कार्यक्रम मिल गया था जिसकी वो किसी तरह खींच खाच के इंग्लिश में रूपरेखा लिख देते थे। अब उनको हिंदी लिखने वाला एक बच्चा चाहिए था, तो मैं पढ़ रहा था, उन्होंने मुझे 500 रुपये पॉकेट मनी देना शुरू किया और बोला यार जो मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छी हिंदी में लिख दो। तो मैं कर देता था, 500 रुपये उससे में बहुत थे, तो वहाँ से शुरुआत हो गई। और चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था 90 के दशक में, तो इंग्लिश बोलना बहुत एडवांटेजियस था तब। हिंदी भाषी में था, हिंदी आती थी और इंग्लिश आती थी, और जब 95 में मैं यहाँ आया तब नए नए TV चैनल खुल रहे थे और स्टार प्लस वगैरह में सब अंग्रेज बैठे थे, गोरे थे शुरुआत में। तब तो स्टार प्लस इंग्लिश चैनल भी था, तो गोरे थे, गोरों को इंग्लिश में समझाना, हिंदी कार्यक्रम। उन दिनों लेखन सारा, लिखने का सारा काम उर्दू वाले लोग करते थे, मतलब मुस्लिम्स ज़्यादा थे, और जिनको उर्दू आती थी पंजाब साइड से जो आए थे, मतलब गुलजार साहब भी, ये लोग तो आज तक उर्दू में ही लिखते हैं स्क्रिप्ट, और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं थी, चोला छाप बोला जाता था। तो पहली बार जीन्स और T-शर्ट पहन के और कैट्स पहन के कोई मीटिंग में गया तो थोड़ी इज्जत मिली। मेरे भाई साहब भी थे, मैं था, हम दोनों ही यंग लड़के थे, तो जल्दी कुछ मौका मिला और हमने उसको बुना लिया। तो तकदीर ने बहुत सारा साथ दिया। अब के हालात काफ़ी फ़र्क है, अब तो लोग कोर्स कर करके भरमार आ रही है, और आप लोग शौकिया इकट्ठा हुए हैं, तो इतना चेंज आया। कुछ और पूछते हैं? पहला सवाल पूछ के चले गए। अभी पूछ नहीं रहे, पूछना शुरू करेंगे वो गाड़ी तक आप पूछा करेंगे। जो पहला सवाल पूछता है वही सेक्टर का अट्रैक्शन। शुरुआत कहाँ से की थी, कैसे शुरुआत की? फिल्म लाइन अभी बताया ना, मैं बम्बई आया था पढ़ने 20 साल की उम्र में। मेरे पड़ोस में एक FTI की, वही पहला जॉब यही था, घर बैठे बैठे। तो बंगाली बाबू ने कहा था ये जैसे जैसे बता रहा हूँ इसको समझ के लिखो, तो मैं लिखता था और उनको ठीक लगता था, तो वो अपने ऑफिस ले गए, बदले मुझे 500 रुपये नगद मिलता है। तो उनके ऑफिस वालों को पसंद आ गया, कहते हैं कहाँ से लिखवाते हो? तो कहते हैं मेरे बगल में एक स्टूडेंट है, MBA पढ़ रहा है, तो कहते हैं इसको हम रोज 500 नहीं दे सकते, बहुत होगा, तो उसको बोलो नौकरी ज्वाइन कर ले। तो मुझसे पूछा गया भाई जॉब करोगे? मतलब जॉब तो नहीं कर सकता। मैंने कहा लेकिन ऑफिस नहीं आना है, अब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आ जाओ, घर से ही करो जितना काम है। तब उन्होंने मुझे 6,000 रुपये महीना देने की बात की 95 में। तो मुझे लगा 2 साल MBA पढ़ के भी मैं 8-10 हज़ार की नौकरी मिलेगी, उससे अच्छा 6,000 की भी पार्ट टाइम जॉब में मिल रही है, तो अच्छा काम है और ये तो आता है, इसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत भी नहीं। उस समय 20 साल का लड़का है, पढ़ाई छोड़ने की ज़्यादा सोचता है, कोई बहाना मिल जाएगी पढ़ाई छोड़ जाए, तो छोड़ दी पढ़ाई और यही करने लगे। और थोड़ा तकदीर ने साथ दिया उस समय, चूंकि टीवी इंडिया में सैटेलाइट टीवी आ रहा था, केबल टीवी, तो काम की अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही थी और लोग नहीं आ रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में जनरली जो आते सब एक्टिंग करने थे, जिनको काम नहीं मिलता था वो कोई राइटिंग करने लगता था, कोई कैमरा में चला जाता था, कोई नहीं। पर ऐसे लिखने के पर्पज से या फिल्म बनाने के लिए कोई नहीं आता। तो मुझे तो पहले ही काम लिखने का था और लिटरेचर का बैकग्राउंड भी था, तो वो मुझे मदद किया। वहाँ से होते होते हो गया। एक बार आप लिखने लगते हैं, फिर लगता है कि अपना डायरेक्ट भी करें, फिर प्रोड्यूस भी करें। दबंग फिल्म जब आई तो एक स्टाइल के बारे में बात होती, मतलब सडनली वापस से येलो टोन या फिर वो स्टिफनेस के कैरेक्टर में, तो वो सब आपने कैसे सोचा और उसके बारे में कुछ बताइए। वो येलो टोन एक्चुअली वापस नहीं आया, येलो टोन डाला गया था फिल्म में। वो
टोबैको फिल्टर हमने यूज़ किया था, पूरी फिल्म शूट की थी टोबैको फिल्टर में। उसमें मुझे वार्मथ और रॉनेस, ग्रिटीनेस चाहिए था। धूप में जले थोड़े क्या कहते हैं विजुअल्स चाहिए थे लोग, ताकि लाइफ टफ दिखे। तो वो डेलिबरेट था येलो टोन। उसके बाद उसके पहले भी एक फिल्म में शायद मुसाफिर करके कोई फिल्म थी संजय गुप्ता की, उसमें उन्होंने यूज किया था फिल्टर, और उससे और उन्होंने ग्लैमर के लिए यूज किया था, तो देखने में अच्छा लग रहा था उसके ट्रेलर वगैरह भी। तो वहां से मैंने देखा था, और उसी टाइम पे दबंग के पहले 2006-07 में एक फिल्म आई थी देयर विल बी ब्लड, जिसको ऑस्कर मिला था, और उसी के साथ आई थी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। तो ये दो फिल्में जो है ऑस्कर्स में गई थी, ये दोनों में भी हुआ था, और बहुत रॉ फिल्म थी, वही सर्टेन एज प्रोवाइड करता है विजुअल पे। तो मैंने सोचा था कि मुझे ये लाना है कैसे भी करके, स्पेशली इसलिए क्योंकि हमको हमारे हालात जो थे कि हमको उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की कहानी की शूटिंग महाराष्ट्र में करनी थी। लैंडस्केप बहुत अलग अलग है महाराष्ट्र, मतलब स्पेशली वाई में ये तो पूरा ग्रीन बेल्ट है, इतनी बारिश होती है, उस तरफ काफी जला होता है, तो उस पर्पज से मैंने किया था। और उसको करने के लिए हमने पूरी फिल्म से ब्लू कलर हटा दिया था, कोई भी कैरेक्टर ब्लू कपड़े नहीं पहनता। यहाँ पे महाराष्ट्र में छप्पर वाले घर होते हैं, उसमें ब्लू टारपोलिन पड़ा होता है, वो सारे हटवाए थे। और कहीं भी किसी भी चीज में नीला रंग जितना छुपा सके, तो आरबीजी जो होता है रेड ब्लू ग्रीन में से हमने ब्लू अवॉइड किया पूरी फिल्म। वो वर्क कर गया बहुत जगह, और बहुत लोगों ने मुझे ओवर द इयर्स बोला है कि दबंग का वो लुक आपने कैसे अटेंड किया था। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हो गया था। दूसरा 2 सवाल पूछे थे। हाँ सर, वो कैरेक्टराइजेशन सलमान का जो स्टीव और वो मतलब रोमांस अलग जॉनर का दिखा, तो उसके बारे में कुछ हाँ, रोमांस वाला वापस आया था। येलो टोन मुझे बहुत नहीं याद है कि कभी यूज हुआ होगा, लेकिन वो रोमांस वो 70 के दशक में जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया था, तो ना प्यार निगाहों से होता था। आप किसी को देख लेते थे, और फिर 90s आते आते बहुत मजाक उड़ने लगा उसका कि ये क्या होता है यार, लव एट फर्स्ट साइट। पर जो भी एंगेजमेंट लड़का लड़की का ना, वो आंखों से होता था, और एटीट्यूड बड़ा मैटर करता, तेवर देखे जाते थे, औरत के भी आदमी के भी, और बहुत ज्यादा छूना छेड़ना ये सब नहीं था, और मुझे वो रोमांस अच्छा लगता था। तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग बैक। मुझे वो लेयरिंग कैमरा ना, जो हीरोइन की टांगों से शुरू होके हिप्स पे जाके, फिर बस्ट पे जाके, फिर चेहरे पे आता है, जो एक बहुत बड़ा दौर चला जब हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता था कि वो सीधे समुंदर से निकल रही है बिकिनी पहन के, और कैमरा उसकी टांगों से शुरू होता था। वो लेयरिंग कैमरा मुझे कभी पसंद नहीं आया। मुझे लगता है आंखों से जितनी बातें हो सकती हैं, और सिनेमा का मेरे हिसाब से एक रूल है कि जो दिखाओगे वही दिखेगा। आप बहुत सारे यंग एक्टर्स आते हैं, पूछते हैं कि यार आप, मुझे तो श्रद्धा कपूर ने एक बार आई थी मुझसे ऑफिस में मिलने, बड़ी हीरोइन बनने से पहले, तो मैं उनसे कुछ बात कर रहा था, उनका चेहरा बड़ा अच्छा है, तो कहती लेकिन आप तो बहन जी बना देते हो हीरोइनों को। तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला हाँ, मुझे बहन जियां पसंद है, क्या करें। पर वो दौर था जब लड़कियां कपड़े पहनना ही नहीं चाहती थी। तो जब आप शरीर, औरत का शरीर बड़ा सुंदर बनाया भगवान ने, अब शरीर ही दिखाते रहोगे कोई थोबड़ा देखेगा ही नहीं, और थोबड़ा नहीं दिखेगा तो आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे। जो कहते हैं आईज आर द विंडो टू योर सोल, आंखें दिखती नहीं है तो सोल कहाँ से देखूंगा। तो शरीर देख के चला रहे हैं यहाँ पे लोग। और फिर आई थिंक जब हर चीज की अति हो जाती है ना, तो फिर कुछ परिवर्तन आता है। तो मेरे ख्याल से दबंग वो परिवर्तन बन गई। ऐसा सोच के नहीं किया था कि ये फिल्म तो
पर दबंग के माइलस्टोन फिल्म इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उसके बाद कई चेंजेस आए फिल्म इंडस्ट्री में। एक तो फिल्में वापस इंडिया में शूट होना शुरू हो गई। दबंग के पहले सब ना अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप के पास एक स्टार है तो लोग फॉरेन चल देते। पर दबंग आई, दबंग के अगले साल एक राउडी राठौर आई, और फिर एक ट्रेंड शुरू हो गया कि यार देसी फिल्में चल रही हैं, वापस दौर आ गया अपनी फिल्मों का, तो वापस इंडिया में शूट होना शुरू हो गई फिल्में। मेरे ख्याल से उसके बाद बहुत कम फिल्में होंगी जो सक्सेसफुल रही, जो बाहर शूट हुई। तो एक वो था। दूसरा अब आ रहा है, दबंग में एक तरह शुरुआत हुई थी, मैंने हीरोइन को ढक दिया था यहाँ तक कि चेहरा देखो और सब वहीं से। तो अब ये इस साल पुष्पा चल गई, अब कंटारा चल गई, तो औरतों का जो कमोडिफिकेशन हो रहा था वो अब मेरे ख्याल से थोड़ा कम होगा। तो बड़ा अच्छा एक दौर आ रहा है जहाँ डीकपलिंग हो रही है न्यूज़ मीडिया और एंटरटेनमेंट मीडिया की, रियल और रियलिस्टिक की। पहले बहुत पिछले 10-15 साल में बहुत कंफ्यूजन हो गया था कि रियल क्या रियलिस्टिक क्या। तो और सिनेमा में ज़्यादा ना जर्नलिस्टिक राइटिंग हो रही थी, कोई रियल इंसिडेंट पे फिल्म बना लो, एज इट इज़ रखो, उसमें कुछ इंस्पायरिंग होगा नहीं, अच्छा इंसान कभी जीतेगा नहीं, वो हमेशा हारेगा, जैसा जिंदगी में होता है। और उसके पहले जो फिल्म्स थी, जब सुभाष गई और राज कपूर उस टाइम पे, वो लोग बोलते थे वी आर शोमैन, वी आर ड्रीम सेलर्स, तो उनके फिल्म में हैप्पी एंडिंग बड़ी जरूरी थी। अच्छे इंसान को जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती थी। तो मेरे ख्याल से दौर होता है हर चीज का, साइक्लिकल है, और मेरे ख्याल से ओल्ड स्टाइल स्टोरी टेलिंग वापस आ रही है। टेक्निक नहीं होगी अब, टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, और अब VFX और FX, SFX सब कुछ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है हमारे पास। तो स्टोरी टेलिंग तो सदियों से, शेक्सपियर भी वही करते थे, उसके पहले कितने लोग, मतलब वही स्टोरी टेलिंग है, वो वापस आ रही क्लासिक फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। Sir, I got two questions. What do you think about Mani Ratnam, sir, and how was your experience? And second question is, शायद थोड़ा पर्सनल हो सकता है. Is there any grudge or like mistakes or अफसोस in your life? सेकंड क्वेश्चन पहले बताता हूँ। हाँ, बहुत सारे ग्रजेस हैं, बहुत सारे अफसोस हैं, ठीक है, होते हैं, सबके होते हैं। पर यू डोंट वांट मी टू गेट इनटू स्पेसिफिक ना। हाँ, हर बार जब गिरे हैं, हर बार जब गलतियां की हैं, रियलाइज हुआ है, तब लगा कि हाँ नहीं करते तो अच्छा था, अफसोस होते हैं। पहला क्वेश्चन, मणि रत्नम, व्हाट डू आई थिंक ऑफ हिम? I think he is one of the best filmmakers the country has produced, and I am very lucky to have worked with him. और इनफैक्ट यहाँ आने से पहले मैं, मेरी कोलीग घर पे थी, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि मैं इंडस्ट्री के बड़े कम धन्य लोगों में से जिसने राम गोपाल वर्मा के बेस्ट फेज में उनके साथ काम किया, फिर मणि रत्नम के बेस्ट फेज में भी उनके साथ काम किया, और बड़े करीब से दोनों को देखा। शेखर कपूर के साथ नहीं कर पाया, ये तीन थे ना दिग्गज हमारे टाइम के। तो हिमांशु धुलिया है दूसरे जिन्होंने शेखर कपूर और मणि रत्नम के साथ काम किया, उन्होंने रामू के साथ नहीं किया। तो मणि रत्नम का एक आई डोंट नो, एक स्टेटमेंट होता है उनकी विजुअल्स से, और रोमांस ऑफ कोर्स उनकी एक अलग भाषा है, उनकी थ्रू आउट 80s की जो तमिल फिल्में आप देखें, अपनी नक्षत्रम, मौनरागम, ये सब मतलब रोमांस के तो मैं किंग मानता हूँ उनको, और रिलेशनशिप्स के, आई डोंट नो, मैं सिनेमा का ना बहुत स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन कि मणि रत्नम की क्या लेगेसी। ऑफ कोर्स ही इज स्टिल वेरी एक्टिव, अभी तो पोनियन सेल्वम गई है उनकी, तो
उम्र हो गई, बट ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स। एंड मैं एक्चुअली डायरेक्टर बन गया था टीवी पे सन 2099-2000 में। तो 2003 में मेरी मुलाकात मणिरत्नम से हुई और मैंने तब तक किसी को असिस्ट नहीं किया था। तो मुझे लगा अगर फिल्म, और एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेके घूम रहा था, पर कोई सीरियसली लेता नहीं था मुझे, ये टीवी का डायरेक्टर क्या बनाएगा फिल्में। तो मुझे उनसे मुलाकात हुई, उनको कोई आदमी चाहिए था जो लिख भी सके और थोड़ा डायरेक्शन का हो, और हिंदी फिल्म बनाने जा रहे थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। तो मुझे लगा अगर जिंदगी में किसी को असिस्ट करना है तो इनको करना चाहिए और अच्छा मौका है। तो मैंने 1 साल डायरेक्शन छोड़ के मैं मद्रास शिफ्ट हो गया उनके साथ काम करने। बहुत सीखा, उससे बहुत फर्क आया मेरी जिंदगी। और in what way do you want to know about Maniratnam? What was his first impression when you went for the first What time? was his? His impression to you when you first met? I was very scared. मैं तो उनको उनके काम से जानता था ना। जब आप ऐसे फिल्म मेकर से मिले जिसने नायकन बनाई, थिड़ा थिड़ा बनाई, और फिर इरवर बनाई, और कब से मतलब कितनी अंजलि बनाई, इतनी सारी नेशनल अवार्ड फिल्में, विनिंग फिल्में। I was intimidated initially, but it was okay. I overcame that fear और धीरे धीरे सीखा।